में एसिड बेस टाइट्रेशन हमने स्टार्ट की थी। टाइट्रेशन का मतलब क्या था कि मेथड टू नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन यूजिंग ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, यानी जिस सॉल्यूशन की हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है उसको यहां भर लेते हैं ब्यूरेट में। दिस इज कॉल्ड एज ब्यूरेट। ब्यूरेट में भरने के बाद इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम गिराते हैं किसके अंदर, बीकर के अंदर, जिसके के अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन विद अननोन कॉन्सेंट्रेशन। और यहां जो सॉल्यूशन हम भरते हैं, द सॉल्यूशन इज टाइट्रेट। तो जो टाइट्रेशन का पर्पस होता है वो क्या होता है कि हम किसी सॉल्यूशन को जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, इसकी हेल्प से इसकी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करें और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम इसे गिराते हैं ब्यूरेट से, ठीक है, और एंड पॉइंट को मालूम करते हैं। एंड पॉइंट को मालूम करने के लिए हमारे पास जो कंपाउंड होता है जो इसमें डालते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर शोज कलर चेंज ड्यूरिंग द एंड पॉइंट, ठीक है। तो उससे हमें एंड पॉइंट का आइडिया लग जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, E1 इज इक्वल टू E2, या इसको हम बोल सकते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 एट एंड पॉइंट, या इसी का दूसरा नाम है इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट। अब टाइट्रेशन में जो सबसे पहली टाइट्रेशन हम पढ़ रहे हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। अब इस चीज को हम एक प्रॉब्लम से समझेंगे कि टाइट्रेशन के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl is taken. It is titrated against. It is titrated against 0.1 molar NaOH solution. इस लाइन का मतलब ये है कि हमने बीकर में तो HCl सॉल्यूशन ले लिया और ब्यूरेट में हमने NaOH लेके उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराएंगे, ठीक है ना। इट इज ग्रेजुअली एडेड, NaOH इज ग्रेजुअली एडेड। हमसे आगे पूछा है कैलकुलेट pH। इफ वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इज, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड इज, ठीक। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट करना है अपन, ठीक है ना, हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की टाइट्रेशन ले रहे हैं। 100 ml 0.1 मोलर HCl इज टेकन इन ए बीकर और इसमें हम मिला रहे हैं NaOH सॉल्यूशन 0.1 मोलर। अब सबसे पहला जो पार्ट में ले रहा हूं वो है कि हमने 0 ml NaOH ऐड कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब स्टार्टिंग में हमने बीकर लिया तभी हम pH पूछ रहे हैं, T इज इक्वल टू 0 पे, यानी हमने अभी NaOH बिल्कुल नहीं मिला है। तो इस समय HCl की जो T इज इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने कितनी ली है, 0.1। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हम यहाँ से सीधा ही जो है बैलेंस फैक्टर इसका 1, नॉर्मलिटी मालूम कर लेते हैं, 0.1 इंटू 1, तो इसे बराबर H प्लस रखकर pH निकाल लेंगे। pH बिकम्स इक्वल टू, सही है, ठीक। अब इसके बाद जो है दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं, बी पार्ट, NaOH इज एडेड। अब एक्चुअली उस सॉल्यूशन में बीकर में अब इसको मिली मोल वाले अप्रोच से सोल्व करेंगे। हमारे पास मोलारिटी है और वॉल्यूम है, तो मिली मोल्स ऑफ HCl कितना है हमारे पास,
मिलीमोल ऑफ HCl इज इक्वल टू 100 इंटू 0.1 बराबर 10। सही है। अब हमने NaOH जो मिलाया है मिलीमोल ऑफ NaOH, ठीक, तो जब निकाल रहे हैं तो 0.1 मोलर NaOH इज एडेड, और अभी हमने कितना मिलाया 50 ml, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 5। अब ये करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। रिएक्शन होगी, HCl NaOH ले रहे हैं, एसिड और बेस। अब रिएक्शन होगी तो HCl प्लस NaOH आफ्टर रिएक्शन गिव्स NaCl प्लस वाटर, ठीक है। और स्टार्टिंग में T इज इक्वल टू 0 पर हमने HCl लिया है 10 और NaOH लिया है 5। अब यहाँ क्लियर कट हम लिमिटिंग रिएजेंट देख सकते हैं, ठीक है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1,1, इसका मतलब NaOH क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना, कम अमाउंट में है तो ये खत्म होके 0 हो जाएगा, ठीक है। HCl कितना बच जाएगा 5। अब NaCl को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, ना ही वाटर को करूंगा, क्योंकि NaCl वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा। इसका मतलब pH में इसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होगा। pH किसकी वजह से होगी, जो HCl बचा हुआ है, ठीक है। HCl कितना बचा हुआ है 5 मिलीमोल, ठीक है। तो मिलीमोल ऑफ HCl यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। मिलीमोल ऑफ HCl रिमेनिंग, HCl रिमेनिंग कितना बचा 5। तो बचे हुए HCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, HCl इज इक्वल टू 5 मिलीमोल बचे हैं और वॉल्यूम कितना हो गया 150। अगर मैं ऊपर मिलीमोल रख रहा हूं तो नीचे मुझे मिलीलीटर में रखना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम करते हो, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10 की पावर -1। तो यहां से pH कितना आ जाएगा 1 प्लस log 3, यानी 1.48 के आसपास, ठीक। इसको हम कहेंगे कि 1.48 इसकी pH होगी। पहले 1 थी और अब कितनी हो गई 1.48, ठीक। अब देखिए 0 ml पे हमने pH निकाल ली, NaOH मिलाने पर 1 pH आई, और 50 ml हमने मिलाया NaOH तो pH आ गई 1.48, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट हम कर रहे हैं, C पार्ट में मैं ले रहा हूं कि 100 ml NaOH इज एडेड, NaOH इज एडेड। तो हमारे पास HCl के मिलीमोल कितने थे, HCl मिलीमोल्स वर 10, और अब हम NaOH के मिलीमोल कितने मिला रहे हैं, मिलीमोल। मिलीमोल कैसे निकालते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम ml में बराबर 10। यहां से अगर आप दोनों डेटा को स्टडी करोगे तो ये दोनों इक्वल हैं और एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, ठीक। इसका मतलब जब ये एक दूसरे को खत्म करेंगे यानी इट इज एंड पॉइंट, या इसी को मैं कह सकता हूं इट इज इक्विवेलेंट पॉइंट, सही है। और इक्विवेलेंट पॉइंट पे HCl और NaOH मिलकर क्या बनाने वाले हैं, इट विल फॉर्म NaCl प्लस वाटर, और हम ये दोनों कितने ले रहे हैं 10 10, तो खत्म होके दोनों 0, ये 0, और ये बनेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है कि वाटर में हाइड्रोलाइज नहीं, और हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो एंड पॉइंट पे pH कितनी बनी रहेगी 7। अब आप ये देखो पिछले पार्ट से कंपेयर करें, 0 ml के बाद हमने 50 ml डाला तो pH 1 से 1.48 हुई, थोड़ी सी इंक्रीज करी, लेकिन एकदम से अगले 50 ml पे pH 7 हो गई, यानी ड्रास्टिकली जो है वो चेंज कर गई, ठीक है। इसका हम बाद में देखते हैं लॉजिक। D यहां मैं ले रहा हूं 150 ml NaOH, ठीक है। अब 150 ml NaOH पे HCl तो कितना था हमारे पास 10 मिलीमोल, और NaOH अब मैं कितना मिला रहा हूं 150 इंटू 0.1 कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे 15 मिलीमोल्स। मिलीमोल निकालना आता है अपन को मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में लेना है ml। अगर मैं वॉल्यूम लीटर में लूँ तो क्या चीज आ जाएगी, मोल्स आ जाएगी। अब की बार ये दोनों डेटा देखने पर आपको यहीं से पता लग जाएगा इट इज लिमिटिंग रिएजेंट,
लिमिटिंग रिएजेंट है तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, और t इज इक्वल टू 0 पर ये 10 और ये 15। दिस 10 इज लिमिटिंग रिएजेंट, खत्म होके 0, और ये 15 से कितना रह जाएगा, ठीक, ये बनेगा, लेकिन इसका तो आगे हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसको तो मैं कंसिडर ना करूं। अब मेरे पास सिर्फ NaOH बचा हुआ है। NaOH कितना बचा हुआ है, 5 मिलीमोल, ठीक, तो कॉन्सेंट्रेशन NaOH की जो बचा हुआ है ये गया 5 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम 250, यानी 1/5 10 की पावर -1, ठीक। इसे मैं बराबर OH माइनस लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि NaOH 100% टूटेगा, जितना NaOH है उतना ही क्या देने वाला है, OH माइनस। अगर OH माइनस आ गया मेरे पास तो pH कितनी आ जाएगी, 1 + log 5, यानी ये होगा 1.7 के आसपास। तो अगर मैं pH निकालना चाहूँ तो 14 - pOH ये आ जाएगा 12. ठीक, तो एकदम से जो है वो pH बढ़कर कितनी हो गई, 12. अगले 50 ml, ठीक है। अब इसका हम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, कर्व इसका कैसे आता है, यहाँ मैं ले रहा हूँ एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे pH, और इधर मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो pH किस तरीके से इंक्रीज करेगी कि जैसे यहाँ से अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो फिर ये सडनली इस तरीके से, यानी कि होगा ये कि पहले pH धीरे धीरे जो है, जैसे हम NaOH डालते जा रहे हैं तो 1 से 1.4 हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे एंड पॉइंट के नजदीक आएगा pH ड्रास्टिकली चेंज होगी। डेटा देखो आप, 0 ml पे 1, फिर 50 ml पे 1.48, फिर 100 ml पे एकदम 7, और उसके बाद एकदम से 12.3, यानी कि एकदम जो ये बीच का पॉइंट होगा इसे बोलेंगे हम इक्विवेलेंट पॉइंट, और यहाँ पर pH कितनी है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना कि ये टाइट्रेशन कैसे मूव करेगी, तो जैसे एक एक बूंद हम NaOH डाल रहे हैं, pH 1 से 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, ठीक है। अब एकदम से क्या होगा कि जैसे मैं 2-4 बूंद और डालूंगा एकदम pH 7 पहुंचेगी जंप करके, और फिर 7 के बाद थोड़ा और डालूंगा तो एकदम से 11 या 12 पहुंच गई। तो उस इक्विवेलेंट पॉइंट के आसपास जो pH में राइज होगा वो एकदम सडन राइज होगा। तो जब भी टाइट्रेशन के कर्व के दौरान इस तरह का कर्व आ जाए वर्टिकल, इसका मतलब वहां पर बीच में कहीं इक्विवेलेंट पॉइंट आया हुआ है ना। तो अभी हम ये याद रखेंगे कि कर्व में, टाइट्रेशन के कर्व में ये वर्टिकल लाइन आती है तो उसके बीचों बीच में इक्विवेलेंट पॉइंट होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट के आसपास ही pH ड्रास्टिकली चेंज करती है, वरना कैसे जाएगी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, और एकदम से सडनली 7 हो गई, ठीक है, और 7 के बाद थोड़ा सा और डाला एकदम से 9 हो गई। तो ये pH में जंप एकदम शो करेगा, समझ गए बात को, ठीक है। Polar CH3COOH is taken in a beaker. In a beaker, gradually 0.1 molar NaOH is added. NaOH is added. Calculate pH when volume of NaOH added is, volume of NaOH added is, और हमें दे दिया कि Ka 2 × 10⁻⁵ for एसिटिक एसिड, अब एक्चुअली ये जो केस है ये कौन सी टाइट्रेशन है, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ये वाला हम कौन सा केस कर रहे हैं, ये केस कर रहे हैं वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला जो पार्ट कर रहा हूं वो मैं ले रहा हूं 0 ml NaOH, ठीक।
अब 0 ml NaOH में इसका मतलब हमने शुरू में T = 0 पे हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो सिर्फ CH3COH पड़ा हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0. ठीक, तो ये प्रॉब्लम किसकी चली जाएगी, ये प्रॉब्लम होगी प्योरली वीक एसिड, ठीक ना. और वीक एसिड की प्रॉब्लम हम कैसे सोल्व करते थे, अल्फा = K/C, यह आ जाएगा √2 × 10⁻⁵ अपॉन 0.1, ये √2 × 10⁻⁻², ये हो जाएगा परसेंटेज में √2%, यानी कि 1.414%. ये करेक्ट माने हम, करेक्ट क्यों मान रहे हैं, सिंस इट इज लेस देन 10%. अगला पार्ट अपना क्या होता था कि H+ आयन = C∝. C मैंने लिया 0.1, अल्फा √2 10⁻⁻², सोल्व करेंगे तो √2 × 10⁻³ आ गया, और pH लेंगे तो pH आ गया 3 - log √2, ये हो जाएगा 3 - 1/2 log 2, यानी कि 3 - 1/2 log 2 की वैल्यू 0.30 के आसपास लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.87, 2.85, ठीक है ना. तो ये तो हो गया टाइट्रेशन का पहला पार्ट कि हमने इमीडिएटली बीकर में जब एसिटिक एसिड लिया है उसी टाइम हमने पीएच को मेजर कर लिया, ठीक है ना, पीएच इतनी है. अब ग्रेजुअली हम क्या ऐड कर रहे हैं, NaOH, ठीक है, तो उससे पीएच में चेंज आएगा, ठीक है. तो अगला पार्ट कर रहे हैं हम. तो अगला पार्ट लिया हमने 50 ml NaOH is added. अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि मिलीमोल निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने मिलीमोल एसिटिक एसिड के निकाले, बताइए कितने आएंगे, = 100 × 0.1. क्यों, 100 ml लिया है और 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कितने मिलीमोल हो गए. NaOH हमने कितना ऐड किया है, NaOH ऐड किया है 50 ml और कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0.1, कितना ml ऐड किया है, 5. अबे बताइए, यहीं से देख के बता सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, NaOH खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है. तो मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूं कि CH3COOH विद NaOH रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, क्या बनने वाला है, CH3COONA, ठीक है, प्लस साथ में वाटर. अब सोल्व करना चालू कर दें. T0 पर ये 10 है, ये 5 है, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होके 0, ये खत्म होके 5 और ये 0 से 5, ठीक. अब बताइए इस समय हम किस फार्मूले का यूज करें, ये क्या बन चुका है, पहले एनालाइज करना है. बफर बन चुका है क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है और ये टूट के मुझे देगा CH3COO-, यानी कि कॉन्जुगेट बेस, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, मतलब मिलीमोल्स होंगे 5. यानी कि अब सॉल्यूशन जो है वो क्या बन चुका है, नाउ द सॉल्यूशन इज एसिडिक बफर एंड द फार्मूला इज pH = pKa प्लस log 10. ऊपर किसकी कॉन्सेंट्रेशन आई, कॉन्जुगेट बेस की CH3COO- और नीचे कॉन्सेंट्रेशन CH3COOH. अब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर दूं मैं, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर pH का आ गया = 5 - log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 4.7, ठीक. ये कौन सा पार्ट किया हमने, जब हमने 50 ml NaOH को ऐड किया. अगला पार्ट हम कर रहे हैं 75 ml NaOH. तो हमारे पास एसिटिक एसिड के कितने मिलीमोल हैं, हमें सीधा मिलीमोल लिख रहा हूं 10, और NaOH हमने कितने मिलीमोल मिला दिए हैं, 7.5. ये 10 कैसे आया, 100 × 0.1, और ये 7.5 कैसे आया, 75 × 0.1. अब यहाँ अभी ये भी क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा. रिएक्शन में वही कंसिडर करूँ, CH3CONA प्लस CH3COH प्लस NaOH gives CH3COONA प्लस वाटर. T = 0 पर हमने लिया है 10, ये 7.5,
लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होके 0, ये बचेगा 2.5 और ये 0 से दे देगा 7.5। ये स्टेप तो क्लियर है ना सबको? बोलो, ये मैं सीधा ही लिख रहा हूँ कि खत्म होकर 7 पॉइंट, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक क्या है 111, तो सीधा ही लिख सकते हैं। बोलो, अब ये भी बफर ही होगा, दोनों मिला के बफर बन रहा है। तो बफर का pH इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, pKa प्लस log 10, यहाँ आ जाएगा 7.5 अपॉन वॉल्यूम टोटल और यहाँ 2.5 अपॉन वॉल्यूम। ये चीज हो जाएगी 5 माइनस log 2, किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, K की, और ये चीज हो जाएगी log 3 7.5 अपॉन 2.5। ये 5 माइनस 0.30 और log 3 0.48, तो ये आ गया आंसर 5.18। अब ध्यान दीजिएगा कि 0 ml पे pH जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 2.85, ठीक है। फिर हमने 50 ml NaOH ऐड कर दिया तो pH कितनी आई, 4.7, यानी बड़ी, ठीक है ना। अब अगर मैं अगले 25 ml ऐड कर रहा हूं तो 25 ml ऐड करने पे 4.7 से थोड़ी सी चेंज हुई है और कितनी हुई है, 5.1। अब ये थोड़ी सी चेंज हुई है, इसकी क्या वजह है, क्योंकि बफर है भी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर बफर रहेगा तो उसकी खासियत क्या रहेगी, इट विल रेजिस्ट द चेंज इन pH। तो जब तक सॉल्यूशन में बफर पड़ा रहेगा वो pH को चेंज होने से रोकेगा। और क्यों रोकेगा, इसका कारण ये लॉग टर्म है। लॉग टर्म में अगर आप यहां से वैल्यू को 10 गुना भी कर देते हो, जैसे फॉर दी सपोज अगर हम यहाँ log 2 लेते हैं तो 0.30 होगा और log 20 ले लें तो कितना होगा, 1.3। तो 10 गुना करने पर कितना हुआ है, 0.30 से 1.3, यानी log में जो अंदर वैल्यू होती है, या मैं ऐसे एग्जांपल लूं, ये 10 हो अंदर तो log 10 1 हो गया, और अगर 100 कर दूं मैं तो log 100 2 हो गया, तो 1 से 2 का ही चेंज आया है ना, जबकि मैंने कॉन्सेंट्रेशन कितनी टाइम्स चेंज कर दी, 10 टाइम्स। तो बफर में pH नहीं चेंज करने की वजह ये वाली टर्म होती है, क्योंकि यहां पर अगर आप बहुत ज्यादा चेंज भी करोगे तो उसमें log में जो आएगा वैल्यू वो उसको घट के बहुत कम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही चेंज आने वाला है इस log टर्म की वजह से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात बोल रहा हूं। बफर pH चेंज को कैसे रजिस्ट करता है कि मान लो log 10 हो गया, ठीक है, अब log से log 12 हो गया, तो इनका तो वैल्यू लगभग बराबर ही है ना। बोलो, ये क्या हो गया, log 4 इंटू 3 0.6 प्लस 0.48 यानी 1.08। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाएगी तो भी इसमें चेंज तो बहुत ही कम आएगा ना। तो ये टर्म अगर बहुत कम चेंज करेगी, इसका मतलब ये टर्म बहुत कम चेंज करेगी, ठीक है ना। और बहुत कम चेंज है, इसका मतलब pH चेंज का रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है कि वाई बफर कीप्स इट्स pH कांस्टेंट, ठीक। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम कर रहे हैं, ठीक है, हमने लिया D 100 ml NaOH, ठीक। अब 100 ml NaOH मिलाया तो CH3COH कितना था मेरे पास, 10 मिलीमोल, और उसके बाद NaOH मैंने कितना मिला दिया, 10 मिलीमोल, 100 इंटू 0.1। अब बताइए ये दोनों बराबर है एक दूसरे में, तो ये एंड पॉइंट आ गया। अब अगर ये एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है तो बताइए यहां pH कितनी होगी, बोलो। pH इज इक्वल टू, बच्चों के दिमाग में ये गलत चीज आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर एक्चुअली ये pH 7 क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जो सॉल्ट बन रहा है ये दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे को खत्म कर देंगे, और खत्म करके क्या बना देंगे, CH3CONA, कितना मिलीमोल, 10। ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का है, और इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, और अगर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो रिमेनिंग सॉल्यूशन की pH क्या आनी चाहिए, 7 से ज्यादा, ना कि 7। तो बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शन आएगा कि अगर इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया इस टाइट्रेशन पे तो वहां पर न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। नहीं,
इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है कि न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को और सॉल्यूशन pH7 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इक्विवेलेंट पॉइंट का सिर्फ ये मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं और सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगला चीज हमें जो करना है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये प्रॉब्लम इससे पहले किसका पार्ट थी? बफर का, ठीक है ना। उससे पहले बफर और उससे पहले एसिड, लेकिन अब ये प्रॉब्लम किस में चली गई है? सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस में, ठीक है। अब सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखते हैं। तो अब हम 100 ml NaOH में यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमने लास्ट में क्या बना दिया? CH3CONA, जिसके कितने मिलीमोल है? 10 मिलीमोल। और वॉल्यूम टोटल कितना हो गया मेरे पास? 10 + 100 + 100। क्यों? 100 तो शुरू में लिया था और ऊपर से हमने NaOH कितना गिरा दिया? 100। तो मैं कॉन्सेंट्रेशन CH3CONA की लूँ तो कितनी आ जाएगी? 10/200 बराबर 1/2। सही है। अब ये टूट के हमें दो चीजें देने वाला है। कौन कौन सी? CH3CO- और Na+। Na+ का हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन CH3CO- का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ठीक। तो अब ये एनायनिक हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल हो गया। तो सोल्व करने का तरीका जो हमने यूज किया था वो क्या किया था कि सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे? KH। KH क्या आएगा? KW/10⁻⁻14/2 × 10⁻⁻5, यानी कि 1/2 10⁻⁻9। अगला पार्ट क्या होगा? सेकेंड पार्ट होगा H निकालने, √KH/C। ये रखें √1/2 10⁻⁻9 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन हो गई 1/20, है ना। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बारी, ठीक है। यहां से कितना हुआ? = 10⁻⁻8। सोल्व करके 10⁻⁻4 बराबर 0.01%। इसको करेक्ट माने, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज क्या करना पड़ता? क्वाड्रेटिक सोल्व करनी पड़ती। कौन सा फॉर्मूला यूज करते? KH = CH²/1। अब अगला पार्ट H+ लिखूं या OH- लिखूं? नहीं, सॉल्यूशन कौन सा है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। डोमिनेटिंग कौन सी चीज है? बेस। यानी अल्टीमेटली सॉल्यूशन में क्या आने वाले हैं? OH = CH। C की कॉन्सेंट्रेशन 1/20, H की वैल्यू 10⁻⁻4, ये आ गया 1/2 10⁻⁻5। ये आने के बाद में सीधा pH निकाल लो। pH कितना आ गया? pH = 5 - log2, 5 + log2। तो POH तो pH = कितना हो जाएगा? 9 - log2, और 9 - log2 0.30 = 8.7। अब ध्यान देना, जो मैंने शुरू से पार्ट किए, पहले पार्ट में कितनी pH आई? 2.85। फिर कितनी आई? 4.7। फिर कितनी आई? 5.18। फिर अगला मैंने अगर ये 25 ml और डाल दिया है तो सडनली pH जो है 8.7 हो गई। यानी जब भी इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा नजदीक तो pH में एक सडन ग्रोथ होगा, और कर्व कैसे चला जाएगा? वर्टिकल। तो वर्टिकल पार्ट के बीचों बीच हम इक्विवेलेंट पॉइंट को बनाने वाले हैं, ठीक है ना। अब एक पार्ट और करेंगे इसमें कि हमने 100 ml NaOH डाल के इक्विवेलेंट पॉइंट ला दिया है। अब NaOH और एक्स्ट्रा डाल रहा हूं तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? 200 ml NaOH is added. NaOH is added. ठीक। अब इसमें हम हर पार्ट को एक इंडिपेंडेंट पार्ट मान के सोल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जेई में जो है वो टाइट्रेशन का प्रॉब्लम ऐसे नहीं आता कि ग्रेजुअली आप ऐड कर दो। इनमें से जितने पार्ट हमने किए इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आएगी, तो हमें ऐसे रिएक्शन करके सोचना होगा कि प्रॉब्लम किसकी बनती है, ठीक। तो अगर मैं 200 ml NaOH ऐड कर रहा हूं तो CH3COH मेरे पास है 10 मिलीमोल, ठीक। और NaOH मैंने कितना ऐड किया है? = 200 × 0.1,
बराबर 20 मिलीमोल। अब बताइए लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, यहां से देख के पता लग जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन हम इसकी कंसिडर करवा दें कि CH3COH और NaOH मिलकर क्या बनाने वाले हैं, CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 पर दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये कंज्यूम होकर 0 हो जाएगा और ये खत्म होकर कितना बच जाएगा 10, और ये 0 से कितना हो जाएगा 10। अब आप ये देखना कि ये चीज आगे जाके क्या दे रही है, CH3CO माइनस, और ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्या देगा, CH3COH प्लस साथ में क्या देगा OH माइनस, और ये चीज भी टूटकर हमें कितनी दे रही है OH माइनस, कितना दे रही है 10। मैंने सीधा 10 क्यों लिख दिया, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 100% टूट जाएगा। अब मेरे पास सॉल्यूशन में OH माइनस दो जगह से आने वाले, कौन कौन सी दो जगह, एक तो NaOH से और एक एसीटेट आयन के हाइड्रोलाइसिस से। इनमें से हम क्या करेंगे, इस वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, यानी इसे मैं मान लूंगा नेग्लिजिबल। इसके मानने की वजह क्या है, उसकी वजह है कि KH की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1/2 10⁻⁹। अगर किसी रिएक्शन का KH इतना कम होगा तो उसका H भी बहुत कम होगा, यानी ये जो अमाउंट इसमें जा रहा है हाइड्रोलाइज होकर, वो अमाउंट बहुत कम होने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि ये यहां पर कॉमन आयन पड़ा हुआ है, तो कॉमन आयन इफेक्ट इस पे शो करेगा ही, यानी जब ये टूटने लगेगा पहले से OH माइनस प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, और OH माइनस के पड़े होने की वजह से ये और भी कम टूटेगा, उससे कम टूटेगा जितना ये अकेला टूटता है ना। अगर ये और भी कम टूटेगा तो हम इसको नेग्लेक्ट ही कर दें, वरना बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता कि यहाँ पर ये दोनों है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कौन सी हुई, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस सॉल्ट वाली प्रॉब्लम। लेकिन हमने अब की बार क्या किया, सॉल्ट को नेग्लिजिबल मान के हटाई। तो प्रॉब्लम ये प्योरली किसकी हो गई है, स्ट्रॉन्ग बेस की, यानी सिर्फ अपने पास क्या पड़ा हुआ है NaOH, कितना पड़ा हुआ है 10 डिवाइड बाई 300। और प्रॉब्लम किसकी हो गई है, स्ट्रॉन्ग बेस की। 300 क्यों लिखा, 100 ml तो बीकर में था और 200 ml ऐड कर चुके हैं, तो ये 100% टूट के OH माइनस कितना देगा 1/3 10⁻⁻1। तो POH कितनी हो गई 1 + log3 1.48, और pH कितनी हो गई 12.5। अब आप ये देखो इक्विवेलेंट पॉइंट के आगे फिर सडनली जो है वो इंक्रीज किया। अब इसका कर्व मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि कर्व कैसे आएगा। मैं यहां पे ले रहा हूं pH और इस एक्सिस पे ले रहा हूं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। ठीक है, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम की हमने कहां से की कि बीकर में हमने एसिटिक एसिड लिया था प्योर, यहां पे मैंने लिया प्योर CH3COOH। अब डेफिनेटली अगर हम NaOH डाल रहे हैं तो pH को बढ़ना ही है, क्योंकि अगर आप बेस ऐड कर रहे होगे तो pH बढ़ेगी, एसिड ऐड करोगे pH घटेगी। इससे पहले वाला कर्व आ रहा था इस तरीके से, है ना, इंटीग्रेशन वाला जो साइन था बिल्कुल वैसा ही कर्व आया। ठीक है, अब यहां पर जो है ये कर्व थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज करेगा और फिर ये इस तरीके से जाएगा। इस कर्व में और उस कर्व में अंतर ये है कि वो गया था इस तरीके से, है ना, ये जा रहा है इस तरीके से, यानी कि थोड़ी देर के लिए ये pH क्या हो गई है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हुई है, क्योंकि यहां पे क्या बन चुका है बफर CH3COH प्लस CH3CO। तो आप यहां से एक पॉइंट याद करोगे कि जब भी बफर रहेगा, बफर बनेगा तो कर्व फ्लैट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बफर की यही खासियत है कि pH इट रिटेन्स इज pH कांस्टेंट। अब थोड़ी देर बाद ये कर्व एकदम सडनली वर्टिकल जो है वो ग्रो किया, तो यहां पे जो इस पार्ट पर बीचों बीच यहां मैं क्या लिखूंगा इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट पॉइंट पर सिर्फ ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3CON, और सॉल्ट का प्रॉब्लम था और यहाँ pH क्या आ गई, मोर देन 7। तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि ये पॉइंट pH मोर देन 7 का पॉइंट। इससे पहले वाले में NaCl में ये पॉइंट कहाँ मिल रहा था, 7 पर, क्योंकि NaCl किस तरह का सॉल्ट था, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाला। अगर वो बन गया तो वापस हाइड्रोलाइज नहीं होगा और वो सॉल्यूशन में pH 7 न्यूट्रल बनी रहेगी, लेकिन ये वाला सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस शो करेगा। और फिर उसके बाद में इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद NaOH ऐड कर दो, क्या रिएक्शन होगी वहां पे, बोलो। CH3CONA में NaOH ऐड करोगे तो आप इस रिएक्शन को कंसिडर ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों का केटाइन तो कॉमन है ना भाई, केटाइन का ही तो इंटरचेंज होता है। तो अगर मान लो मैं रिएक्शन सोचूं तो यही तो बनेगा वापस, यानी अल्टीमेटली इन दोनों की रिएक्शन होगी नहीं, और रिएक्शन नहीं होगी तो ये NaOH जो है pH बढ़ाने का काम करता है। समझ बात? तो इस टाइट्रेशन में ये वाला केस नया था हमारा, ये वाला केस हमने पढ़ा नहीं था इससे पहले, ठीक है ना। लेकिन अब इस केस में आपको ट्रिक पता लग गई कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हो तो आप नेग्लिजिबल मान लोगे सॉल्ट को और सिर्फ NaOH को कंसीडर करके आप क्या निकालोगे, pH। आ गई बात समझ? वो ले रहा हूं वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड की टाइट्रेशन। यानी मैंने NH4OH जो है ये बीकर में ले लिया और इसकी टाइट्रेशन वर्सेस में किससे करा रहा हूं, HCl। जब हम NaOH मिला रहे तो pH कैसे जा रही थी, बढ़ती, ठीक है ना। बेस मिलाओगे तो pH बढ़ेगी, और अगर मैं एसिड मिलाऊंगा तो pH। अब एक्चुअली इसमें रिएक्शन क्या होगी कि जब हम इसको मिलाएंगे तो NH4OH और HCl मिलकर क्या बनाने वाले हैं, NH4Cl प्लस वाटर। अब मैं इसके टाइट्रेशन के एग्जांपल नहीं करा रहा हूं, मैं सीधा कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो कर्व से आपको पता लग जाएगा कि इसमें टाइट्रेशन में किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये है वॉल्यूम ऑफ HCl। प्रॉब्लम हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, हम ले रहे हैं NH4OH, ये वीक बेस है, ठीक है, सही। तो वीक बेस का सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे हम वीक एसिड का करते हैं, वही फार्मूला लगता है, ठीक। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा HCl डालूंगा pH घटेगी और इस तरीके से करवाने वाला है। यहां ये कर्व जो है ये लगभग जो है फ्लैट हो गया है कर्व, ठीक। अब ये फ्लैट क्यों हो गया है, क्योंकि यहां पर क्या बन गया है, बफर। क्यों बना कि जब मैंने कम क्वांटिटी में HCl डाला था तो उसने इसको खत्म किया थोड़ा सा और इसका कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट किया। तो अगर NH4OH का कुछ पार्ट NH4Cl में कन्वर्ट हुआ तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, बेसिक बफर, सही है। अगर मैं सफिशिएंट क्वांटिटी में HCl डाल दूंगा तो इस NH4OH को पूरा खत्म करके यहां पे इस कर्व के बीचों बीच क्या ला देगा, इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या चीज बन जाएगी, इक्विवेलेंट पॉइंट पे बन जाएगा NH4Cl। अब बताइए यहां पे pH कितनी होगी, इस पॉइंट पर pH विल बी लेस देन 7। कारण क्या है, क्योंकि ये किसका सॉल्ट है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और सॉल्यूशन क्या रखता है, ये एसिड। समझ गए बात को, ठीक है। तो यहां पे कर्व इस तरीके से आएगा और फिर आगे NH4Cl और HCl बनेगा। क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एनायन कॉमन है ना, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो फिर डोमिनेटिंग किसको माने अपन, HCl। इससे भी H प्लस मिलेंगे लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके हम सिर्फ HCl को कंसिडर करके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं ना। तो ये टाइट्रेशन हो गया हमारे पास वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। 0.1 molar H3PO4 is taken and gradually 0.1 molar NaOH is added
0.1 मोलर NaOH is added। हमें ये दे दिया कि K1 इज इक्वल टू 10 to the power -2, K2 10 to the power -7, K3 10 to the power -12। Calculate pH when volume of NaOH added is अब देखिए ये प्रॉब्लम टाइट्रेशन का पार्ट है। बीकर में हम क्या चीज ले रहे हैं, H3PO4, और ऊपर से क्या गिरा रहे हैं, NaOH। क्या इनके आपस में रिएक्शन होगी क्योंकि एसिड में हम क्या मिला रहे हैं, बेस। तो इसके बाद जो है सबसे पहले ए पार्ट में कर रहा हूं कि ए पार्ट में हमने 0 ml NaOH मिलाया हुआ है, एड। इसका मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, H3PO4, और कॉन्सेंट्रेशन इसकी 0 पॉइंट। अब बताइए ये प्रॉब्लम किसकी चली गई, पॉलीप्रोटिक वीक एसिड। ये अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड में हमने यहाँ पे 3 तरीके से हमें H+ निकालने पड़ेंगे, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेशन किया था वहां पर। क्या अप्रोक्सीमेशन किया था कि K1 ग्रेटर देन K2, डेटा सजेस्ट करता है इस बात को। तो हम इससे इन दोनों से मिलने वाले H+ को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल, यानी कंसिडर ओनली फर्स्ट आयनाइजेशन, ये हमने किया हुआ है पार्ट। केवल फर्स्ट आयनाइजेशन को कंसिडर करूं तो मैं यहां से लिखूंगा कि H3PO4 गिव्स H++ H2PO4 माइनस। ठीक, यहां से मैं लिख दूंगा K1 बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, अगर K कौन सा आएगा, K1 क्यों आया है, क्योंकि पहला H+ ही तोड़ना अपन, ठीक ना। यहां से अप्रोक्सीमेशन के लिए आगे बढ़े तो अल्फा 1 बराबर √K1 अपॉन C, यह आएगा √1/10, जो कि ग्रेटर देन आएगा 10% से, 32% के आसपास आएगा सोल्व करने पर, जो कि रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग है अगर, तो फिर हमारा क्या काम होगा, क्वाड्रेटिक सोल्व करें, यानी वैल्यू यहां रखूं 10 की पावर -2 बराबर 0.1 अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जब आप क्वाड्रेटिक सोल्व करोगे तो अल्फा 1 की वैल्यू आएगी 0.27। अब अगला काम हमारा क्या है कि हम क्या निकालें, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ कितना होगा, C अल्फा 1, C रखा 0.1, अल्फा 1.27, 27 इंटू 10 to the power -3, तो सीधा pH आ गया, pH इज इक्वल टू 3 माइनस log 27। सही है, ये पार्ट समझिए कैसे कर रहे हैं। पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है, 3 स्टेप में टूटेगा। सिंस K1 इज ग्रेटर देन K2, वी आर नेग्लेक्टिंग H+ आयन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड स्टेप। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। K1 अगर बड़ा है तो हम केवल फर्स्ट आयनाइजेशन को कंसिडर करके यहां से सोल्व करते हैं। अल्फा 1 हमने चेक किया पहले, अगर अल्फा 1 10% से कम आता तो सही मान के आगे बढ़ जाते, नहीं तो दोबारा सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक लगा के, और यहाँ से अल्फा 1 निकाला और अल्फा 1 को यहाँ रखा, Cl अल्फा 1 में H+ आया और H+ से क्या निकाल लिया, समझिए बात है। 50 ml NaOH is added। तो देखिए इससे पहले वाले पार्ट में मतलब H3PO4 हमने कितना लिया हुआ है, 100 ml और 0.1 मोलर, यानी कि 10 मिलीमोल। अब मैं सीधा ही यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ये 10 मिलीमोल हो गया। NaOH कितना ऐड करना है, 50 0.15, तो लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। अब बताइए इनके रिएक्शन से क्या होने वाला है, H3PO4 प्लस NaOH मिलकर क्या बनाने वाले हैं, यहां से बनाने वाले हैं NaH2PO4 प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर। रिएक्शन करवा दूं मैं, T = 0 पर, ये 10 और ये 5, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होके क्या हो जाएगा, 0। ये कितना बन जाएगा,
5 और ये टूट के 0 से कितना बन जाएगा 5 और टूट के क्या देने वाला है H2PO4 माइनस। अब बताइए प्रॉब्लम किस चीज की बन गई? ये क्या प्रॉब्लम बन जाएगी इसके बाद? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग तो हमने लिया ही नहीं है, वीक एसिड लिया, तो बफर वाली प्रॉब्लम बन गई ना ये। भाई वीक एसिड मेरे पास पड़ा हुआ है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम हो गई बफर की। क्या फार्मूला लगाऊं मैं? pH इज इक्वल टू एसिडिक बफर है, pKa में कौन सा आएगा K1 K2 या K3? K1, क्योंकि हम पहला H+ तोड़ रहे हैं यहाँ से, प्लस log 10 ऊपर किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी कॉन्जुगेट बेस की और नीचे H3PO, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हैं, कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से pK1 जो है वो कितना आ जाएगा? एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब बोलते हैं हम? बफर कैपेसिटी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तब बोली जाती है जब दोनों कंपोनेंट बराबर हों, यानी A इज इक्वल टू B हो। A और B हमने क्या माने थे? एसिड और कॉन्जुगेट बेस, यानी मैं लिख सकता हूं एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अगर कॉन्जुगेट बेस के बराबर हो तो ये पॉइंट कहलाता है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। तो ये दोनों बराबर है, 5 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे कितना आ गया pK1 से 2, ठीक। तो आज ये रोक